तो पहले ना, बिफोर बिगिनिंग दिस चैप्टर ग्रेविटेशन, अच्छा ग्रेविटेशन की, हु डिस्कवर्ड दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन इज क्रेडिटेड फॉर दिस, ठीक है, दैट्स ओके। पर देखो, एक बहुत मतलब एक बहुत स्ट्रेंज सी चीज है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, मतलब जिस फोर्स से अर्थ हमें खींच रही है, ग्रेविटेशन इज व्हाट, ग्रेविटेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिकली वी आर स्टडीइंग अबाउट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। पुल ऑफ अर्थ से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? पुल ऑफ अर्थ से आप समझते हो कि भाई अर्थ जो है हमें खींच रही है, किसी फोर्स से खींच रही है ना, ठीक है? तो ग्रेविटेशन बेसिकली एक तरह का फोर्स है जो हम स्टडी कर रहे हैं। दिस इज वेरी बेसिक टाइप ऑफ फोर्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है? अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अब देखो, चार्जेस भी तो एक दूसरे को खींच रहे हैं, मैग्नेट भी तो एक दूसरे को खींच रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस पढ़ा होगा ना आपने, यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा ना? तो देखो, आपको न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को चिपका के तो रखे हैं, इसलिए तो वो न्यूक्लियस स्टेबल ना, तो उसको न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। तो ग्रेविटेशन जो है, ये जो फोर्स आ रहा है, क्यों आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हाट इज कॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स? एक तो एक्चुअली कॉज वर्ड थोड़ा गलत होगा यूज करना, क्योंकि इसका कॉज क्या है ना ग्रेविटेशन फोर्स का, ये आज तक कोई जान नहीं पाया है। फोर्स का कॉज क्या है? भाई दो मास है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? नो वन नोज। दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, रिपेल कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, ये कोई नहीं जान पाया है। या ठीक है, आप ऐसा आप आगे पढ़ोगे, उसकी कुछ फील्ड होती है एंड ऑल दैट थिंग, तो ठीक है, वन एक एक रीजन आप बोल सकते हो, पर वो फील्ड क्यों निकल रही है उससे? पॉजिटिव से, मैग्नेट से फील्ड क्यों निकल रही है कि नॉर्थ और साउथ पोल को वो चिपका रहे आपस में? ठीक है, तो इस पे काफी कुछ डेप्थ में बात की जा सकती है, ठीक है, जो हम अभी नहीं करेंगे। आपको अगर सीखना है सब, तो आफ्टर 12 यू कैन गो इनटू रिसर्च, और इस सब पे रिसर्च करो कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों आ रही है। इनफैक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों आ रही है इज वेरी वेरी ये अभी तक कोई नहीं समझ में। मैग्नेटिक फील्ड तो तब भी चलो थोड़ा बहुत उसके बारे में आप 12th में भी पढ़ते हो, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आता है, बट ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों आ रही है ना, इट्स अ वेरी वेरी बिग मिस्ट्री, यू नो। तो बेसिकली अगर हम फोर्स को क्लासिफाई करें, तो आप बोल सकते हो, आप चार चार में जनरली करते हैं। तो देखो, एक तो पहला तो आपका यही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? समझ में आया? तो दो मासेस हैं, आपस में एक दूसरे को चिपका रहे हैं। क्यों चिपका रहे हैं? हमें रीजन पता नहीं क्यों चिपका रहे हैं आपस में, बट चिपका रहे हैं। तो ये जो मासेस की वजह से जो फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं दैट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? तो एक तो तरीके का ये फोर्स हो गया। दूसरे तरह का फोर्स होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो, मैग्नेटिज्म भी कवर हो गया। तो ये मालूम है क्यों मैग्नेटिज्म का भी जो फोर्स है, वो मालूम है आपको क्यों लगता है? बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रही है, वही मैग्नेटिज्म के मैग्नेटिज्म में भी वही फोर्स लग रहा है। इट्स ओनली गेटिंग ट्रांसफॉर्म, ठीक है? तो एक तो ये इस तरह का फोर्स। तो क्या दो मासेस एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, दोनों सेम है? यूनिट तो सेम है, पर फोर्सेस अलग अलग हैं, अलग अलग टाइप के फोर्सेस हैं। ये आपको समझना जरूरी है बच्चों, ठीक है? तो एक होता है न्यूक्लियर फोर्सेस। अब देखो न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियर में एक है वीक फोर्स, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसको आप तो अलग अलग कर लोगे तो दो हो जाएंगे, तीन चार ऐसे हो जाएंगे, लाइक दैट। तो बट न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं न्यूक्लियस में? जैसे मैंने आपको बताया, न्यूक्लियस में देखो क्या हो रहा है बच्चों, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड प्रोटॉन चिपके हुए हैं साथ साथ ना। तो कौन चिपका रहे हैं उनको? कुछ चीज उनको अट्रैक्ट कर रही होगी ना।
इसकी वजह से वो चिपके हुए हैं, तो क्यों चिपके हुए हैं? वो चिपके हुए हैं न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से, ठीक है। तो दैट्स न्यूक्लियर फोर्सेस। तो खैर एनीवेज ये इसका एक काइंड ऑफ ब्रीफ ये हो गया। तो बच्चों ये फोर्स यहीं तक है, मतलब फोर्स के टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स का जो ओरिजिन हो रहा है फोर्स का वो ये है, ठीक है। अलग अलग डोमेन में हमको अलग अलग फोर्स मिलेगा, ठीक है। ओके, तो अब कोई भी फोर्स है उसको आप सोच सकते हो, तो या तो ग्रेविटेशन से आ रहा, मासेस की वजह, इंटरेक्शन की वजह से आ रहा होगा, या तो चार्जेस के इंटरेक्शन की वजह से आ रहा होगा। एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द फोर्सेस दैट वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ, न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर बॉम्ब्स और वहां पर ये सब हो रहा होगा। बट जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, या तो जो फोर्सेस हैं वो ग्रेविटी से आ रहे होंगे, अर्थ के पुल की वजह से आ रहे होंगे, या तो वो चार्जेस के अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से आ रहे होंगे। आपने पढ़ा होगा ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस रिपेल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये पॉइंट? पढ़ा है। पढ़ा है ना, दैट्स ग्रेट। ओके, तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, दिस इज गिवन एज, देखो क्या, व्हाट इज अ स्टेटमेंट, इसके बाद मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाऊंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, तो ये जो है ना बच्चों, ये दो मासेस पे डिपेंड कर रहा है। करेक्ट, किस पे डिपेंड कर रहा है? मासेस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब समझो, ओके, तो सपोज अगर मान लो ये m1 मास है और ये m2 मास है, तो अगर आप कोई भी एक मास को बढ़ाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट विल इंक्रीज, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m1 m2 के मास पे प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अगर आप इसके इसके डिस्टेंस, इस आर को थोड़ा आर को जितना दूर लेके जाओगे, आर को दूर लेके जाओगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए देखो एस्ट्रोनॉट्स दे फ्लोटिंग इन द space around earth. How they are able to float in space around earth? How they are able to float in space around earth? कि वहां पर कुछ ग्रेविटेशनल पुल है ही नहीं, इसलिए तो दे आर एबल टू फ्लोट इन दैट स्पेस दैट इज सराउंडिंग अर्थ, ठीक है। तो वी कैन डेफिनेटली से दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। जब आपका ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है, मैंने बता चुका हूँ कई बार कि फिजिक्स में क्या रहता है, जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हो तो क्या लगा देते हो, एक कांस्टेंट, टाइप एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो जी इज नॉट ये जी क्या होता है, 9.8 होता है ना। तो ये जी में अंतर है, दे आर नॉट सेम। तो जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू मालूम है किसी को? यस सर। क्या होती है बताओ? 6.67 into 10⁻⁻11. 6.67 into 10⁻⁻11. And what will be the unit? न्यूटन मीटर स्क्वायर के पर केजी स्क्वायर। yes. तो देखो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, मीटर स्क्वायर। m1 m2 का यूनिट क्या होगा, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। यूनिट बनाना बहुत ही सरल है, ठीक है। ये वैल्यू होती है इसकी, समझ में आई ये बात? ठीक है। तो जब भी हम दो चीजों में फोर्स ऑफ क्या दिखाते हैं, अट्रैक्शन दिखाते हैं, ठीक है। जब भी हम दो चीजों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? एक सेकेंड, तो सपोज ये मास m है, m1, ये मास m2 है, ठीक है। तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ऐसे दिखाते हैं। अगर आपने ऐसे बना दिया मतलब दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो ग्रेविटी में देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, ये हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं।
करेक्ट। बट अगर आप चार्जेस को देखो, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं ना, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो चार्जेस के केस में अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। सो इन केस ऑफ चार्जेस, इन केस ऑफ EM फोर्स, तो EM फोर्स जब मैं लिख रहा हूं मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज टेकिंग प्लेस बिटवीन चार्जेस, ये चार्जेस के बीच में लग रही है, ठीक है। तो यहां पर अट्रैक्शन भी हो सकता है, यहां पर रिपल्शन, दोनों हो सकते हैं, पर यहां पर केवल अट्रैक्शन होगा बच्चों, ठीक है। अर्थ में आपको कोई ऐसा पॉइंट मालूम है क्या कि वो आपको सीधा स्पेस में फेंक देता है? अगर ऐसा होता कितना अच्छा होता हमारा कितना फ्यूल बच जाता ना स्पेस एक्सपेडिशंस में। ओके, तो दीज फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। M1 M2। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की ये पता चल गया, G(M1M2/r²), ठीक है, रिमेंबर दिस। ओके, अच्छा मुझे बताओ, अगर ये इसको 5 kg का लेता हूँ, इसको मैं 10 kg का लेता हूँ, तो F1 F2 में रेशियो क्या होगा? F1:F2 का रेशियो कितना होगा? इट विल बी 1:2 या 2:1? बताओ जल्दी से बताओ। तो बच्चों जितने बच्चे बोल रहे हैं 1:2, उनका आंसर गलत है। जितने बच्चे सोच रहे हो 2:1, उनका भी आंसर गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है फिर? इसका सही आंसर है 1:1। मैंने आपको न्यूटन का थर्ड लॉ बताया है बच्चों, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक। तो ऑब्वियसली F1 एंड F2 दोनों इक्वल ही होंगे ना। जितने फोर्स है अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है, हम भी उतने फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो 1:1 होगा। चलो अभी मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूँ। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पर ऑब्वियसली तो मास ऑफ मून कितना है, अच्छा अर्थ का क्यों नहीं दिखा रहा है? हाँ ठीक है। तो अब अगर मैं इसको पास में लेके आता हूं, तो एरो का लेंथ जो है बेसिकली ये आपको फोर्स दिखा रहा है, ठीक है। तो बताओ मुझे, अगर मैं इसको पास में लेके आऊंगा तो फोर्स बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो देखो फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है फोर्स। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है कि नहीं है? ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपेल कर सकता है क्या कहीं पर? रिपेल नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, और देखो जिस रेट से ये फोर्स कम हो रहा है, मतलब जितना जितना इसका लेंथ है उतना लेंथ इसका भी है। यू आर सीइंग दैट। अब चलो मैं मास ऑफ, अगर देखो अभी यहाँ पे रखता हूँ और अभी मैं इसका मास बढ़ाता हूँ, मास ऑफ प्लैनेट बढ़ा देता हूँ, तो मास ऑफ प्लैनेट बढ़ाए तो फोर्स बढ़ा, दिखा आपको? तो अगर मैं मास बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? फोर्स बढ़ रहा है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2 एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं इसको पास लेके जाता हूँ तो फोर्स बढ़ेगा, दूर लेके जाऊंगा तो फोर्स डिक्रीज होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो यू सॉ दैट, करेक्ट बच्चों? ठीक है, ओके। समझ में आया बच्चों लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? समझ में आया बच्चों लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? यस चिल्ड्रन, किसी को कुछ डाउट है? ओके बच्चों, अच्छा एक और चीज, एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, करेक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इट्स वीक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसा है? इट्स ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसा है? इट्स ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्योंकि देखो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, आप अपने सर पे यू जस्ट रब अ रूलर एंड टेक सम बिट्स ऑफ पेपर, तो उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं इजिली बिट्स ऑफ पेपर को, ठीक है। बट कभी आपने ऐसा देखा है क्या कि दो मासेस लिए वो अपने आप आपस में आके चिपक गए?
ऐसा कभी हमने होते हुए नहीं देखा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इनफैक्ट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। इट इज ऑलमोस्ट, आप ऐसा सोच सकते हो, इट्स ऑलमोस्ट 10⁻24 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। कितना? 10⁻24 टाइम्स, ठीक है, एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसीलिए जब भी हम दो चार्जेस का अट्रैक्शन या रिपल्शन करते हैं तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। और एक सिमिलैरिटी है दोनों में, देयर इज वन डिफरेंस एंड वन सिमिलैरिटी। दोनों भी देखो नाम से समझ में आ जाएगा, लॉन्ग रेंज फोर्स है। दिस इज अ सिमिलैरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग रेंज फोर्स? अगर मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात करूं तो न्यूक्लियर फोर्स मालूम है आपको, शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज फोर्स? यस, देखो, तो जैसे मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, जब भी दो पॉजिटिव चार्जेस आपस में उनको पास मिला देते हैं, ऑब्वियसली दे रिपेल ना, रिपेल करेंगे ना। तो न्यूक्लियस में से क्या हो जाता है कि चिपके रहते हैं एक दूसरे से। न्यूक्लियस में से क्या हो जाता है कि वो चिपके रहते हैं एक दूसरे से। न्यूक्लियस में वी हैव न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ऐसा समझा जाता है कि जब भी हम दो पार्टिकल्स को बहुत पास में लेके आते हैं, मतलब इतने पास कि इनका डिस्टेंस 10⁻⁻⁰ फेम्टोमीटर के उसमें, ठीक है, फेम्टोमीटर की दूरी पर लेके आ जाते हैं तो क्या होता है, वो चिपक जाते हैं एक दूसरे से, मतलब दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। न्यूक्लियर फोर्स ऐसा होता है। समझ में आई बात? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स और लॉन्ग रेंज फोर्सेस में समझ में आई आपको ये बात? यस सर। ओके, चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो याद रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो दो डिफरेंसेस बस याद रखो, ये अट्रैक्टिव है और वीक है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये रिपल्सिव भी हो सकता है, और ये स्ट्रॉन्ग, और दोनों भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये सब टर्म्स आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। और न्यूक्लियर फोर्स क्या? न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। इतनी बात समझ में आई आपको बच्चा? इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर। चलो, तो चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। ओके बच्चों, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ मुझे। सर जी को 6.67 लेना है ना? या जी को आप 6.67 ले सकते हो, ठीक है। तो बच्चों डोंट कंफ्यूज इस कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। दिस इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ओके, तो बता देता हूँ, बहुत ही सर सिंपल। उतना ही आएगा ना? उतना है, चलो मैं चेक करता हूँ, हो सकता है बुक में गलत दिया हो। ओके। देखो ये फॉर्मूला है बच्चों, इतना सिंपल फॉर्मूला है। m1 m2 क्या है? दिस इज m1, दिस इज m2। r कितना है? 3 मीटर्स। क्या जी का वैल्यू मैंने बताया है, जी का वैल्यू कितना होता है? मुझे पूछ लेते सर जी का वैल्यू बता दो, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अब बताओ मुझे जी इंटू 70, सब एसआई में रख लो, 60 kg, ठीक है। जी कितना हो गया मेरा? 10⁻11, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो गया? आर इज हाउ मच? 3। 3 का स्क्वायर, तो दिस मेक्स इट हाउ मच? लेट्स से
या बराबर, मेरे तो बराबर आ रहा है कैलकुलेट। आपने कुछ मिस्टेक कर दी है प्रियांशु, इंटू 10⁻8 आना चाहिए आपका। ठीक है, आपका कुछ और आ रहा था यहाँ पर। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर, समझा समझा, -8 आना है। ठीक है, तो यहाँ पे बी वेरी केयरफुल। तो देखो कितना कितना वीक फोर्स है। 60 kg का बॉय और 70 किलो का बॉय, यू नो बोथ दीज गाइज, यू नो दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ इतना न्यूटन ओनली। समझ में आ रही है बात? यस सर। वेरी वीक फोर्स। इतना फोर्स आप लेबोरेटरी में मेजर भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ये मैं अपने मन से बना के दे रहा हूँ। इफ अ फोर्स, ओके, if masses are doubled and distance are halved, gravitational pull becomes dash times the initial value। तो fill in the blanks, जल्दी से बताओ। ओके, तो भी देखो इनिशियली क्या, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं आपको। आई विल गो स्टेप बाय स्टेप। देखो इनिशियली मास कितना था, m, डिस्टेंस कितना था, r ना। तो इनिशियली फोर्स कितना है बच्चों, और किसी का कुछ आंसर आया? नहीं, यू हैव टू टेल, गिव अ नंबर ओवर हियर, यू हैव टू राइट अ नंबर हियर। ठीक है, कितने टाइम्स द इनिशियल वैल्यू हो रहा है। तो इनिशियल फोर्स कितना था, g टाइम्स, एक्चुअली m1 m2 ले लेते हैं ना, m1 m2 ले लेते हैं, g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ठीक, ओके। नाउ जब आप इनके मासेस को डबल कर दे रहे हो और डिस्टेंसेस को हाफ कर दे रहे हो, डिस्टेंस कितना हो गया, r/2 हो गया ना। तो अब जो न्यू फोर्स है वो F नहीं रहेगा, दैट विल बिकम F डैश। या आप कुछ भी और वेरिएबल ले सकते हो, F1 ले सकते हो, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। तो F डैश G टाइम्स, अब देखो M1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 2m1, M2 की जगह 2m2। ठीक है, और r/2, r की जगह क्या पुट करूंगा, r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया, g टाइम्स 4m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बाई 4 है तो 4 से ऊपर चला गया। ठीक है, तो कितना बचा ये बच्चा, ये बचा 16 टाइम्स g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू g times m1 m2 by r square, this value is same as this force F। तो this is 16 times F। तो यहाँ पर बच्चों जो न्यू फोर्स आपका आया कितना आया, 16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू आया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, दिस विल बी 16 टाइम्स। ठीक है, करेक्ट। मैं कि नीचे एक क्वेश्चन ऐड करके आपको ऐसा होमवर्क दे दूंगा, ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा आज। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, देन आई विल गिव यू मोर होमवर्क। ठीक है, चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन पूछना, वी हैव 4 मिनट्स लेफ्ट विद अस। ठीक है, समझ में आई ये बात? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भी जल्दी बताना है इस क्वेश्चन को। मैं लिख रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। वॉट
if masses are doubled, then what should be the distance so that क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल between them remains same. ठीक है, तो masses doubled मतलब m1 m2 like that. These are two distance between them is, तो इनिशियल डिस्टेंस कितने r आप ले सकते हो. Assume initial distance is r. जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा. देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, दो मासेस है ना, मासेस को आपने डबल कर दिया, ठीक है. एंड अभी इनिशियल फोर्स कितना था, अगेन गो बाय दैट सेम मेथड. इनिशियल फोर्स वाज g टाइम्स m1 m2 by r स्क्वायर जो इनिशियल. अब जब आपने मासेस को डबल कर दिया तो g इंटू 2m1 2m2 और मान लेते हैं दिस इज r डैश स्क्वायर. हमें यहाँ पे क्या करना है, f और f डैश सेम होना चाहिए ना, कंडीशन ये दी गई है. तो बस आप यहाँ पे इसको लिख दो g m1 m2 by r स्क्वायर इक्वल्स टू g 4 टाइम्स m1 m2 by r डैश स्क्वायर. इसको सॉल्व करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट. तो r डैश जो है मेरा स्क्वायर इज 4 टाइम्स r स्क्वायर. तो r डैश समझ में आई बात. तो ट्वाइस करना है आपको डिस्टेंस, तो आपके फोर्स जो है वो सेम रहेगा, ठीक है. चलो तो ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास वी विल सी अबाउट ग्रेविटेशन, कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस, हाउ यू कैन वेरी जी, ठीक है. और थोड़ा ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में विल डिस्कस. तो इस चैप्टर में इतना ही करने वाले हैं, बाकी सब थोड़ा 11 से लिंक्ड है, तो विल नॉट बी डूइंग दैट मच डीप. ओके ओके चलो बच्चों, आई एम एंडिंग दिस सेशन.